नमस्कार छात्राओं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोस्टेव के द्वारा दिया गया विकास का जो उद्विकासीय प्रारूप है उसकी बात करेंगे। हम पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि निर्भरता सिद्धांत की, जो कि आंद्रे फ्रैंक के द्वारा दिया गया था। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो प्रारूप है विकास का उद्विकासीय प्रारूप। और ये सिद्धांत या ये जो प्रारूप जो मॉडल है ये दिया गया है रोस्टेव के द्वारा। रोस्टेव जो हैं उन्होंने अपनी जो किताब है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पुस्तक में उन्होंने विकास के उद्विकासीय जो प्रारूप है उसकी चर्चा की है। इनकी मान्यता है, जो उद्विकासीय प्रारूप है, इस प्रारूप की मान्यता है कि विकास का संबंध मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं अथवा संरचनात्मक दशाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि किसके आधार पर किया जा सकता है? विकास का प्राथमिक आधार तो आर्थिक वृद्धि है, और आर्थिक वृद्धि के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उनके बचत के स्तर को ऊंचा उठाना है। यानी हम इसके अंतर्गत मोटे मोटे रूप में अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि इस उद्विकासीय प्रारूप की मान्यता ये है कि बचत तथा पूंजी संचय विकास का आधार है। बचत को और पूंजी संचय को उन्होंने विकास का आधार बताया है। और आर्थिक वृद्धि के द्वारा, आगे वो कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि के द्वारा ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। रोस्टेव ने 5 प्रमुख स्तरों का उल्लेख किया है जिनसे गुजरते हुए विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। तो इन्होंने 5 स्तरों का उल्लेख किया है जिससे कि विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, वो अपना विकास करते हुए विकास की दिशा में, विकास के क्रम में आगे बढ़ती हैं। पहला उसका स्तर बताया है उन्होंने परंपरावादी समाज का स्तर। 5 स्तर बताए उन्होंने। सबसे पहला परंपरावादी स्तर, दूसरा उन्होंने बताया आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर, तीसरा स्तर की बात की उन्होंने आत्मस्फूर्ति का स्तर, चौथा स्तर बताया उन्होंने परिपक्वता का स्तर या परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर, और 5वां स्तर उन्होंने बताया उच्च उपभोग का स्तर। और रोस्टेव ने बताया कि कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, विश्व की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, वो इन 5 जो स्तर है, इन स्तरों, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा और चौथे के बाद में 5वां, तो कोई सी भी जो अर्थव्यवस्था है वो इन 5 स्तरों में विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। तो पहला जो स्तर उन्होंने बताया वो है परंपरावादी समाज का स्तर। यानी सबसे जो अर्थव्यवस्था का जो सबसे प्रथम स्तर है वो है परंपरावादी समाज का स्तर। इस स्तर के अंतर्गत कुछ विशेषताएं बताई उन्होंने। कुछ विशेषताओं के अंतर्गत पहली बात की कि इसमें ये जो परंपरावादी समाज का स्तर है ये समाज का प्रारंभिक स्तर है ना, सबसे पहला जो स्तर है। दूसरी विशेषता वो बताते हैं कि इस प्रारंभिक स्तर में, जो परंपरावादी समाज का जो स्तर है, ये जो प्रारंभिक समाज का जो प्रारंभिक स्तर है, इस स्तर में, इस चरण में उत्पादन के साधन बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, है ना। प्रमुख व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार होती है वो होती है कृषि, और है ना, मोस्टली, और प्रमुख रूप से कृषि के अंतर्गत जिन भी साधनों का उपयोग किया जाता है वो बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं। और उत्पादन जो होता है ना, हम लोग जब इसमें इस स्तर के अंतर्गत जब उत्पादन करते हैं, है ना, तो वो उत्पादन केवल और केवल अपने निजी उपभोग के लिए, अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। फसलों को उगाया जाता है और उन्हीं फसलों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस जो स्तर है, इस स्तर में श्रम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी जो कार्य है ना, प्रमुख कार्य कृषि होता है, और ये जो कृषि कार्य है इसके अंतर्गत भी क्या होता है, कृषि करने की जो तकनीक होती है, जो प्रौद्योगिकी होती है, जो उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, वो बहुत ही पिछड़े हुए स्तर के होते हैं, है ना। और इसमें जिनमें कि श्रम बहुत लगता है, तो इसके अंतर्गत श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगली विशेषता वो बताते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। देखिए, प्रदत्त
परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो परिस्थिति होती है समाज में, मोटे मोटे रूप में हम अगर समझने का प्रयास करें, किसी समाज में व्यक्ति का पद या व्यक्ति का स्थान, वो कहलाता है व्यक्ति की परिस्थिति। तो ये जो समाज का जो प्रारंभिक स्तर है, जो परंपरावादी समाज का स्तर है, इसके अंतर्गत प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है ना। प्रदत्त परिस्थिति यानी जो व्यक्ति को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, समाज में वो स्थान जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी प्रयत्न या कार्य नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की उसको योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, वो केवल उसे अपने आप ही मिल जाता है। अपने परिवार के स्थिति के आधार पर, अपने परिवार के जो उसके जो पूर्वज हैं उन स्थिति के आधार पर उसे अपने आप ही वो स्थिति, वो स्थान जो है वो मिल जाता है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, अब राजा का बेटा है इसलिए उसको राज्य का शासन सौंप दिया जाएगा। या पूंजीपति जो है, बहुत ही अमीर लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनमें समाज में उनका ज़्यादा जो है ना महत्व होता है, सम्मान उनको दिया जाता है, उनका पद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो केवल जमींदार का बेटा जमींदार के घर में पैदा होने के द्वारा ही उनके आने वाली संतानों को वो जो ना जो सम्मान वाला जो पद है वो मिल जाता है। यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता है। तो ये जो प्रारंभिक स्तर है, इसके अंतर्गत प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। रोस्ट्रीव आगे कहते हैं, दूसरा स्तर बताते हैं अर्थव्यवस्था का, वो उसको नाम दिया उन्होंने आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर। तो ये जो स्तर होता है ना समाज के, है ना, अर्थव्यवस्थाओं का या समाज का ये जो स्तर होता है, इसके अंतर्गत समाज में वैज्ञानिक तरीकों का उपभोग बढ़ना आरंभ होने लगता है। और इससे क्या होता है कि परंपरावादी जो व्यवहार हैं, है ना, उन व्यवहारों का प्रभाव कम होने लगता है। लोग वैज्ञानिक जो तरीके हैं, इससे पहले वाली जो स्तर था उसमें तो जो भी तकनीकी थी या प्रौद्योगिकी थी या है ना जो था वो बहुत ही पिछड़े हुए रूप में था। लेकिन ये जो समाज का स्तर है, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशा का जो स्तर है, इसमें लोग वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। और जो प्रारंभ करते हैं वैज्ञानिक तरीकों का, वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को समझने का है ना प्रयास करते हैं, तो तब जो परंपरावादी व्यवहार था, है ना, जो प्रदत्त परिस्थिति थी, अपन यूँ कहें जो परंपरावादी व्यवहार था, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। उत्पादन जो है वो उपभोग की तुलना में अधिक होता है। इससे पहले वाली जो अवस्था थी उसमें केवल अपनी निजी या अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ही उत्पादन होता था। अब ये जो स्तर है, इस स्तर के अंतर्गत उत्पादन जो है वो उपभोग की तुलना में अधिक होता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य की दशा में वृद्धि होती है ना। जितना अपनी आवश्यकता है उतना तो अपन रखते हैं और बाकी को हम लोग, है ना, मतलब इस स्तर के जो लोग थे वो बाजार में जाकर के बेच देते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य की दशा में वृद्धि होती है। तीसरी विशेषता वो बताते हैं कि लोगों की बचत में वृद्धि होती है। बचत में अगर वृद्धि होगी, लोगों के पास अगर बचत होने लग जाती है, तो उससे वो उद्योग जो है ना, उद्योगों की स्थापना करते हैं, उससे व्यापार करते हैं, व्यापार और वाणिज्य की दशा में वृद्धि होती है और उद्योगों की स्थापना धीरे धीरे इस स्तर के अंतर्गत होने लगती है। एक और विशेषता वो बताते हैं कि सार्वजनिक जो कल्याण के कार्य है ना, जो कल्याण कार्य है, वेलफेयर के जो काम है, उसके अंतर्गत सरकार की रुचि जो है वो जागृत होती है और रुचि धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। ये था दूसरा स्तर। तीसरा स्तर रोस्ट्रीव बताते हैं आत्मस्फूर्ति का स्तर। इससे पहले वाला जो स्तर था वो था आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर, और ये जो तीसरा स्तर आता है वो कहलाता है आत्मस्फूर्ति का स्तर। इस स्तर के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के इस चरण के अंतर्गत समाज में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता है। दूसरे स्तर में तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, और इस जो तीसरा जो चरण है, इस चरण में, इस स्तर में समाज में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता है। मानव श्रम कृषि के प्राथमिक क्षेत्र से हटकर उद्योगों से संबंधित होने लगता है। पहले क्या था, केवल कृषि कार्य था, और अब क्या हुआ कि बचत हुई, दूसरे स्तर में बचत हुई, तो लोगों ने व्यापार और वाणिज्य करना प्रारंभ किया, तो उद्योगों की स्थापना हुई। तो अब जो मानव श्रम था, जो पहले केवल कृषि कार्य से संबंधित था, वो अब कृषि कार्य जो था उससे हट करके, कृषि के जो कार्य था, जो प्राथमिक क्षेत्र था, उससे हट करके अब वो उद्योगों से संबंधित होने लगता है। औद्योगिक प्रक्रिया जो है
उस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाली नई राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव होने लगता है। ये जो तीसरी जो अर्थव्यवस्थाओं का जो तीसरा जो चरण था, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि नई राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव, उनका जन्म भी या उनका उद्भव भी अब होने लगता है। और ये जो दशा है, जो आत्मस्फूर्ति का स्तर है, इस दशा में समाज में अपना स्वयं का विकास करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब इसी अर्थव्यवस्था का जो चौथा चरण जो उन्होंने बताया है, वो बताया उन्होंने परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर, या हम बात कर सकते हैं परिपक्वता का स्तर। ये जो उन्होंने अर्थव्यवस्थाओं के जो चरण बताए हैं कि अर्थव्यवस्थाएं विकास के चरण दिशा में आगे बढ़ती है, उसका चौथा चरण है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। इस स्तर को, परिपक्वता की प्रेरणा के स्तर को, इस चौथे चरण को रोस्टेव ने सतत विकास का स्तर के नाम से भी संबोधित किया है। अब सतत विकास क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको अपन एक अलग से अगर वीडियो लेंगे और उसमें इसकी चर्चा करेंगे। बस यहाँ तो हम अपन इतना बात कर सकते हैं कि इस रोस्टेव ने इस चरण को सतत विकास का स्तर के नाम से भी इसकी संबोधित किया है। और सतत विकास केवल जब हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य में जो भावी पीढ़ियां हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान देते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, मोटे रूप से वो कहलाता है सतत विकास। तो रोस्टेव ने अर्थव्यवस्था के इस चौथे चरण को सतत विकास के स्तर के नाम से भी संबोधित किया है। और इसमें उत्पादन के साधनों का उपयोग इस तरह से होने लगता है कि समाज की अन्य देशों के ऊपर निर्भरता प्रायः समाप्त हो जाती है। तीसरी विशेषता ले सकते हैं हम कि औद्योगिक विकास के फलस्वरूप समाज में विभेदीकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि होती है। विभेदीकरण की बात करें तो हम श्रम विभाजन होने लगता है ना। तो ये जो चौथा जो स्तर है अर्थव्यवस्था के विकास का है, जो चौथा चरण है, चौथा जो स्तर है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि औद्योगिक विकास होता है। और उद्योगों के में विकास के फलस्वरूप क्या होता है, समाज में विभेदीकरण या श्रम विभाजन, कार्यों का बंटवारा होने लग जाता। कार्यों को भली प्रकार से पूरा करने के लिए, समुचित ढंग से उनको पूरा करने के लिए हम कार्यों का बंटवारा जो है वो विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न संस्थाओं या समितियों के अंतर्गत, समाज के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत होने लगता है। और इस जो स्तर के अंतर्गत नगरीकरण में वृद्धि होती है। लोग पलायन करके, है ना, नगरों में या शहरों में आकर के रहने लग जाते हैं। शहरों की तरफ लोग का झुकाव ज़्यादा होता है। और अगली विशेषता उन्होंने लिखी, आर्थिक विकास एक तार्किक रूप लेने लगता है। ये जो चौथा चरण है, इसमें क्या होता है कि आर्थिक विकास जो है ना, वो तर्क के साथ साथ एक तार्किक रूप लेने लगता है। अगले हम इसकी जो पांचवा जो चरण है, उस चरण की हम बात करते हैं कि उसका नाम दिया है रोस्टेव ने उच्च उपभोग का स्तर, है ना। तो इस उच्च जो उपभोग का स्तर है, ये सब अर्थव्यवस्था का जो अंतिम जो पांच उन्होंने बताया कि भाई 5 विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 5 चरणों में से होकर के गुजरती हैं। तो ये 5वां चरण है उच्च उपभोग का स्तर। तो इसमें विशेषता बताते हुए रोस्टेव कहते हैं कि इसमें इस स्तर के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के इस स्तर के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार होता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार होता है। उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं में बहुत अधिक वृद्धि होने लगती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगता है ना। और उपभोक्ता वस्तु, जो उपभोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं में अधिक वृद्धि होने लगती है। अगली विशेषता वो इसकी बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में व्यक्ति बहुत अधिक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। यानी ये जो स्तर है रोस्टेव के अनुसार, इस स्तर के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं में तो वृद्धि होने लगती है ना। और प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसमें भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो व्यक्ति जो है वो आरामदायक और विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनके उपभोग में
बहुत व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक रुचि लेने लगता है और उनका उपभोग करना, क्योंकि उसके पास आय है, उनके पास में पूंजी है, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि हो चुकी है, तो आय में वृद्धि है, उनके पास में पैसा है, तो वो उपभोग और विलासिता की आरामदायक जो वस्तुएं हैं उनमें अत्यधिक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, उनका उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी स्तर पर राज्य जो है वो आर्थिक विकास के साथ साथ कल्याण कार्यों का भी विस्तार करता है। यानी इन्होंने बताया कि ये जो 5वां जो स्तर है, ये उन्होंने अर्थव्यवस्था के जो विकास के क्रम में जो अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती है, विकास का अर्थव्यवस्थाओं के विकास का जो अंतिम चरण उन्होंने बताया है वो बताया है उच्च उपभोग का स्तर। और इस उच्च उपभोग के स्तर में वो कहते हैं कि भाई ये जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो उसके पास में आय है, उसके पास में पैसा है, तो वो आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना प्रारंभ करता है। क्योंकि पैसे हैं उसके पास में, तो नित नई चीज़ों का उत्पादन भी होता है और वो उसको व्यक्ति जो है उनका उपभोग भी करता है। तो इसी स्तर पर क्या होता है, उन्होंने बताया कि राज्य जो है वो आर्थिक विकास के साथ साथ, आर्थिक विकास तो होता ही होता है, आर्थिक विकास के साथ साथ में क्या होता है, जो समाज कल्याण के जो कार्य हैं, जो सोशल वेलफेयर के जो कार्य हैं, उन कार्यों का विस्तार भी करता है। उनमें रुचि लेना प्रारंभ तो उसने पहले ही कर लिया था, दूसरे स्तर में ही कर लिया था, लेकिन इस स्तर पे आकर के उन जो वेलफेयर के जो कार्यक्रम हैं, गरीबों के लिए क्या करना है ना, जो समाज का जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो वर्ग है, उसके लिए क्या करना, महिलाओं के लिए क्या करना है विकास के लिए, है ना, बच्चों के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इन जो कल्याण के कार्य हैं ना, इन कार्यों का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। तो उपयुक्त जो प्रारूप से रोस्टेव ने यह स्पष्ट किया है कि बचत तथा पूंजी संचय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो ये था रोस्टेव का उद्विकासीय प्रारूप, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में की थी। अगले वीडियो में हम विकास के अगस्त कोंत का जो सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत है या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।